हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार लैब असिस्टेंट भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप सभी लोगों के साथ में फिजिक्स सब्जेक्ट यानी भौतिकी के बारे में बात कर रहा हूं। और फिजिक्स के अंतर्गत अपन ने सबसे पहले 12th के पोर्शन को कंप्लीट करने का सोचा है, और जिसके अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे स्थिर वैद्युतिकी के बारे में, और जिसके अंतर्गत मैं आप लोगों को कूलम का नियम पढ़ा चुका हूं, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा चुका हूं, और इनसे संबंधित जो क्वेश्चन या जिस टाइप के क्वेश्चन आज तक जेई मेंस हो, चाहे आपका लैब असिस्टेंट का एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, जहां कहीं भी इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको मैंने आपके साथ में डिस्कस करना स्टार्ट रखा है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे आज एक बहुत ही शानदार से टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक है अपना विद्युत क्षेत्र रेखाएं। किसके बारे में बात करेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में अपन बात करेंगे, ताकि अपन लोगों को ये पता चल सके कि इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की क्या विशेषताएं हैं, और उन विशेषताओं को फॉलो करते हुए हम पढ़ेंगे आगे क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र दोनों पढ़ लिए, तब अपन पढ़ेंगे क्या, गॉस का नियम और उसके अनुप्रयोगों को, और उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस को, और इसके बाद में अपना ये टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को मुझे उम्मीद है कि ये क्लासेस पसंद आ रही होगी, और अगर आप लोगों को ये क्लासेस पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और शेयर जरूर किया करें। उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क रूप से मुझे पढ़ाना है, और बच्चे मुझे लाइक कर रहे हैं तो मुझे भी बच्चों को क्या करना है, एक अच्छी नौकरी दिलवानी है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की प्रॉपर्टी डायरेक्ट पढ़ लेने से हमारे कोई क्वेश्चन तो हो जाएंगे, लेकिन हमें एक जो समझ विकसित होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। तो देखो, बेसिकली विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है। ये एक जो विद्युत क्षेत्र होता है, उस विद्युत क्षेत्र को ग्राफ के रूप में, या हम ये कह सकते हैं कि लाइनों के रूप में निरूपित करने का या उसको प्रदर्शित करने का एक तरीका है, और कुछ नहीं है। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र को जो है अपन एक कंटिन्यूअस लाइनों के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि मैंने कल भी बनाया था, देखो ये इस टाइप से, जैसे ये लाइनें हैं, तो ये बस इन्हीं लाइनों को अपन क्या कह रहे हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो ये जो लाइनें हैं, इन्हें क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। और ये हकीकत में क्या होती है सर, यह हमें दिखाई देगी क्या किसी आवेश के पास में? तो नहीं दोस्तों, ये आपको कहीं पर भी किसी भी आवेश के पास में दिखाई नहीं देती है। ये केवल काल्पनिक रेखाएं होती है। ठीक है, अब ये कभी कभी वक्र के रूप में भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही जो है ये सोच लेवे, ठीक है, ये इस टाइप से ऐसी भी बनेगी कि ये अगर प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे आ रही है, तो इस टाइप की भी बन सकती है। आप हमेशा ये नहीं सोचें कि स्ट्रेट लाइन ही होनी चाहिए और आप स्केल लेकर के स्ट्रेट बनाने बैठ गए, नहीं। ठीक है, प्लस जिस बिंदु पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा निकालनी हो, उसी बिंदु पर जैसे ही आप टेंजेंट ऐसे खींचोगे, तो ये जो टेंजेंट खींची, ये आपकी जो स्पर्श रेखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को बताती है। समझ में आ गई बात? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? ये एक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने का तरीका है, और ये विद्युत क्षेत्र के अंदर खींची जाने वाली एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं हैं, जिसे हम ये अनुमान लगाते हैं कि यहाँ तक विद्युत क्षेत्र है। समझ में आ गई बात आपको? तो ये क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं, और ये विद्युत क्षेत्र को निरूपित करती है। इनकी जो दिशा होगी, वो दिशा हमें बताएगी कि आवेश कौन सा है। अगर नेगेटिव आवेश होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा, आवेश की तरफ जा रही होगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और अगर आवेश हमारा पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, तो वो क्या हो रहा होगा, दूर जा रही होगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या कर रही होगी, दूर जा रही होगी आवेश से। ठीक है, बात समझ में आ गई बा? चलो, अब हम जो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ विशेषताएं हैं, उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहली विशेषता आ जाती है कि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र को सतत रेखाओं, जिन्हें अपन विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, से निरूपित किया जाता है। तो किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र को किससे निरूपित करते हैं? सतत रेखाओं से निरूपित करते हैं, और उसे जो है हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज,
ठीक है। एंड नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव आवेश है, धनात्मक आवेश है, तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर की तरफ भाग रही होगी उससे, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके पास की तरफ आती है। चलिए दूसरा पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा हमेशा पॉजिटिव आवेश से नेगेटिव आवेश की ओर होती है, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा कौन से आवेश से निकलेगी, तो ये हमेशा पॉजिटिव आवेश से ही निकलती है। धनात्मक आवेश जो होगा उसी से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी, और हमेशा ये नेगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक आवेश के अंदर ही जाकर खत्म होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर होती है, ये जरूर आप याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है, किसी आवेश मुक्त स्थान में, यानी कि ऐसा कोई आपका एरिया है जहाँ पर आवेश नहीं है, आवेशों से मुक्त कोई स्थान है, तो उसमें क्षेत्र रेखाओं को ऐसे सतत माना जाता है जो कहीं टूटते नहीं हैं, यानी कि आप इसे सतत रूप से ही चलाएंगे। ऐसा नहीं है कि इतनी रेखा खींची फिर आपने बीच में ब्रेक दिया फिर वापस खींच ली, नहीं, ये आप नहीं कर सकते हो। यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हमेशा सतत रूप से आपको बनाना होता है, उन्हें कहीं पर भी बीच में तोड़ना नहीं है। समझ में आ गई बात? ये कहते हैं ना, अरे तेरा मेरा साथ सात जन्मों का है, तो उसी प्रकार से ये जो आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये कहती है कि अपना सात सात जन्मों का रिश्ता रहेगा, अपन कहीं पर भी एक दूसरे को बीच में ब्रेकअप नहीं करेंगे। अरे मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं तो रोने लग गया, भाई रोड़ा वोड़ा नहीं है, ब्रेकअप होता रहता है। अपने पढ़ाई में ध्यान दो, नौकरी मिलेगी तो छोकरी अपने आप मिल जावेला, ठीक है। नौकरी मिलेली तो छोकरियाँ तो अपने आप लाइन लग जावे, तो छोकरियों ने भी वही कहो भैया तैयारी करो, नौकरी लागो, अपने आप छोरोरी लाइन लग से, ठीक है। तो अपने इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, और अपने को 7 जन्मों का साथ जो है वो वादा झूठा नहीं करना है, और विद्युत क्षेत्र को याद रखना है कि वो 7 जन्मों का वादा निभाता है, बाकी दुनिया में कोई नहीं निभाता। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना आ जाएगा कि किसी आवेश से प्रारंभ अथवा समाप्त होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। क्या हुआ कि किसी भी आवेश से प्रारंभ अथवा समाप्त, यानी कि कहीं से स्टार्ट भी हो सकती है और कहीं एंड भी हो सकती है, ठीक है। तो होने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी संख्या उस आवेश का परिमाण, उस आवेश का मैग्नीट्यूड कितना है उसके समानुपाती होती है। मतलब क्या हुआ, किसी आवेश से जितनी ज़्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं घेरे हुए हैं वो आवेश उतना ही ज़्यादा होगा, और कुछ नहीं है। समझ में आ गई बात? तो किसी भी आवेश के पास में जितनी ज़्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अरे भाई उसका परिमाण भी होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए ये अपने पास एक Q1 आवेश है, पॉजिटिव आवेश है, तो बाहर की तरफ निकल रहा है। कितनी लाइनें बाहर निकल रही है? 4 लाइनें। इधर देखो माइनस Q चार्ज है, माइनस Q चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज, अंदर की तरफ लाइनें कितनी जा रही है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाइनें अंदर आ रही है। ऐसे ही ये है प्लस Q चार्ज, और इसके अंदर लाइनें बाहर जा रही है कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी लाइन है? 8 लाइन है, ठीक है। अब बताओ सबसे ज़्यादा लाइन किसके पास में? Q3 के पास में, तो मैग्नीट्यूड भी सबसे ज़्यादा किसका होगा? Q3 का होगा। फिर किसके पास में? Q2 के पास में, तो Q2 आ जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है कि नेगेटिव चार्ज है इसलिए -6 होगा, नहीं भाई, वो +6 ही गिनना है। परिमाण के लिए केवल लाइनें गिननी है, साइन नहीं देखने हैं। और Q1 के पास में 4 है। तो इस प्रकार से आपको विद्युत क्षेत्र रेखाओं का एक जाल दे करके आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा आवेश तो बड़ा है और कौन सा आवेश छोटा है, यानी कौन से आवेश का परिमाण ज़्यादा है, कौन से आवेश का परिमाण कम है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी है। इसके साथ साथ अगर
ऐसी लाइनें बनाकर पूछ लिया जाए कि कौन सा आवेश सर्वाधिक या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो विद्युत क्षेत्र सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन उत्पन्न करेगा, जिसका आवेश सबसे ज़्यादा है, यानी Q3 ही सबसे ज़्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाओं को उत्पन्न करेगा और इसका ही विद्युत क्षेत्र मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। समझ में आ गई बात। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है, भूलना नहीं है। ठीक, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्या दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर कभी भी नहीं काटती है। ठीक है, तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, मान लीजिए ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा है और एक ये है। ठीक है, क्या कहा है, लेकिन परस्पर नहीं काटती है। पर मेरी मर्जी, मैंने तो कटवा दिया, क्योंकि जो हम कहते हैं वो तो हम करते ही नहीं। हमारे को टीचर कहते हैं पढ़ लो, हम पढ़ते ही नहीं, हम व्हाट्सएप पर चैटिंग में लगे रहते हैं। टीचर हमें कहता है बेटा फेसबुक बंद कर दे, हम उसी दिन जाके फेसबुक का अकाउंट ओपन करते हैं। तो हमें जो कहा जाता है वो तो हम करते ही नहीं। तो हमें बोला कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर नहीं काटेगी, हमने कटवा दी, हमारी मर्जी। अब लेकिन जैसे ही काटा तो काटना इसलिए नहीं था क्योंकि ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु है, ये जो बिंदु है, इस पर दो स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दो दिशा को व्यक्त करती है। भाई देखो, इसी बिंदु पर एक विद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में होगा, इस दिशा में। ठीक है, जिसको नाम दे रहे हैं अपन E1, और इसी बिंदु पर एक विद्युत क्षेत्र इस दिशा में भी होगा, E2। अब बताओ, एक ही बिंदु क्या दो दो दिशाओं में जा सकता है? अरे क्या एक ही व्यक्ति घर पे भी और स्कूल में भी हो सकता है? कभी पॉसिबल नहीं है। क्या एक ही व्यक्ति के लिए एक ही समय पर दो अलग अलग जगह पर हो सकता है? क्या भूत थोड़ी है यार, हैं काल्पनिक। आप खुद भी दिमाग में सोचिए कि एक बिंदु एक ही समय पर दो अलग अलग दिशाओं में चल रहा है, नहीं है ना, इम्पॉसिबल है ये। तो इसलिए कहा जाता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को परस्पर नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती? क्योंकि जिस बिंदु पर वो काटेगी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा जो विद्युत क्षेत्र है उसकी कितनी दिशाएं हो जाएगी, दो दिशाएं हो जाएगी। और दो दिशाएं एक ही बिंदु की एक ही समय पर नहीं हो सकती और वो संभव नहीं है, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पांचवा कि विद्युत स्थितिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप का मतलब क्या है, क्लोज्ड शेप नहीं बनाती है। क्लोज्ड शेप या बंद लूप का मीनिंग ये होता है केवल कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु जहाँ से शुरू हुए थे और जहाँ अंत किया, वो दोनों बिंदु एक ही अगर बन जाए तो फिर आपका वो हो जाता है बंद लूप। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है। अब वो बंद लूप क्यों नहीं बनाती? सीधी सी बात है कि सपोज करो बंद लूप बना दिया और ये एक मैंने डायग्राम बनाया है। अब बताइए इस बिंदु पर इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर भी, तो अभी तो पढ़ के आए हैं कि एक बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं हो सकती, और जब कट नहीं करेगी तो लूप कैसे बनेगा, इसलिए ये लूप नहीं बन सकता है। और आपको बता दूं, विद्युत क्षेत्र जो है वो संरक्षी यानी कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है इसलिए। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाएगी, इसलिए क्योंकि जिस बिंदु पर वो कट करेगी उस बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र की संरक्षित प्रकृति के अनुसरण के कारण जो है आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। तो ये मैंने कुछ डायग्राम बनाए हैं बंद लूपों के, इस टाइप के, ये नहीं बन सकते। ठीक है, और भी बहुत सारे बंद लूप तो कोई भी पॉसिबल है, आप खुद भी घर बैठे बैठे किसी भी टाइप का बंद लूप बना देना और उसमें चेक करना कि क्या ये पॉसिबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट कहता है 6 कि ये अपनी लंबाई की दिशा में संकुचित होने का प्रयत्न करती है। ठीक है, ये क्या करेगी कि अपनी लंबाई की दिशा में, यानी जिस तरफ ये बढ़ रही है ना उसी दिशा में क्या संकुचित यानी पास पास आने की कोशिश करती है, जो विपरीत आवेशों में आकर्षण को दर्शाता है।
तथा यह अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में फैलने का प्रयत्न करती है तो समान आवेशों में प्रतिकर्षण दर्शाता है। इसका मीनिंग ये है कि आपके अगर लंबाई के अंदर संकुचन हो रहा है, क्या हो रहा है, लंबाई के अंदर संकुचन हो रहा है, लंबाई कम हो रही है, तो लंबाई कम अगर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की होती है तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर दोनों के दोनों आवेश क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, और एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं इसका मतलब दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। जैसे ये देखो, अब भाई R1 दूरी पर है, अब जैसे ही ये R1 दूरी पर है और ये थोड़े से पास आ गए R2 दूरी पर, तो आपको सीधा सा पता चल रहा है कि R1 बड़ा है R2 से, इसका मतलब R1 बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर आकर्षण क्या था, कम था, तो आकर्षण ज़्यादा कहाँ है, इसमें, तो बल ज़्यादा कहाँ पर लग रहा है, F2 के अंदर, और F1 में कम लग रहा है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के अनुदिश संकुचित होती है तो क्या होता है, आकर्षण होता है, और जब वे अपने लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करती है, फैलने का प्रयास मतलब देखो, अगर यही लाइन मान लीजिए ये लाइन नहीं होती और ये ऐसे जा रही होती, ये लाइन ऐसे करने का प्रयास करे तो ये लंबवत फैलने का प्रयास कर रही है ना, इसका परपेंडिकुलर ही है, तो ऐसे ये जब फैलने का प्रयास करे तो आप समझ जाइए कि ये किसको डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर है ये प्रतिकर्षण। क्या है, प्रतिकर्षण है। प्रतिकर्षण का मतलब क्या हुआ, दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, दोनों के दोनों या तो धनात्मक है या दोनों के दोनों ऋणात्मक है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आपको, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें। इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये जो थियोरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाओं से बनेंगे। आगे अपन अभी पढ़ेंगे गॉस नियम से बन जाएंगे, और भी अलग अलग चैप्टर में किरचॉफ में बन जाते हैं। समझ में आ गई बात, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये देखो, वो लंबवत वाला मैंने समझा दिया कि अगर ये जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, ये लंबवत दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ये चार्ज अपने पास पास आते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विद्युत बल रेखाएं, सॉरी, या विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कह सकते हैं। विद्युत बल रेखाएं किसी सम विभव यानी समान पोटेंशियल, समान विभव वाले पृष्ठ के लिए सदैव लंबवत होती है। क्या होती है, सदैव लंबवत होती है, यानी कि जो आपका सम विभव क्षेत्र है, मान लीजिए कि ये एक बिंदु है, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर दूरी पर इस एरिया में तो पोटेंशियल सेम ही होगा, तो इस पूरे के पूरे क्षेत्र में जो विभव होगा वो समान होगा। तो इस समान विभव है तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाती होगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि समान विभव पृष्ठ के लिए विद्युत बल रेखाएं लंबवत होती है, और क्षेत्र रेखाएं जो है वो चालक के पृष्ठ के, किसके, चालक के पृष्ठ के, चालक यानी कि कंडक्टर, क्या, कंडक्टर, और कंडक्टर के हमेशा जो कंडक्टर पृष्ठ होती है उसके हमेशा लंबवत होती है। क्यों, क्योंकि जो कंडक्टर होता है वो कंडक्टर के अंदर कोई आवेश होता नहीं है, पूरा का पूरा पृष्ठ पर होता है, और पृष्ठ पर आ जाता है तो वो अंदर वाला जो है वो समान विभव का बन जाता है। इसलिए कंडक्टर या चालक के पृष्ठ पर हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये चीज़ आपसे पूछी जाए तो आपको सीधे सीधे से पता होनी चाहिए कि कंडक्टर के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत क्यों होती है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा समान विभव के लिए 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो चालक जो है वो खुद एक क्या होता है, सम विभव वाला होता है, क्योंकि उसके आवेश जो है अंदर की तरफ न होकर के पूरा उसकी सरफेस पर रहता है, उसकी पृष्ठ पर रहता है, इस वजह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने क्या सीख लिया, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है उनके जो गुणधर्म हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं उनको अपन ने सीख लिया। जो ये 7-8 विशेषताएं मैंने आपको अभी पीछे लिखवा दी है, ये सभी विशेषताएं आपको मैं एक बार पुनः बता देता हूं, और ये सब आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं। अब आपको याद होना चाहिए
क्योंकि इन विशेषताओं से जरूर क्वेश्चन आता ही है। पहली विशेषता क्या थी कि हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं पॉजिटिव से चालू होगी, नेगेटिव पर एंड होगा। ठीक है, किसी भी मुक्त आवेश क्षेत्र में आप जो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं को तोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये जहाँ पर प्रारंभ या समाप्त हो रही है उसमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी है, उस संख्या के आधार पर आप आवेश के परिमाण के बारे में भी कह सकते हो। जितनी ज़्यादा रेखाएं होगी उतना ज़्यादा परिमाण। आपको बता दूं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी आपस में कट नहीं करेगी, क्योंकि कट करेगी तो एक ही बिंदु पर दो दिशाएं हो जाती है, इस वजह से। ठीक है, पांचवा पॉइंट अपन ने क्या सीखा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की जो है संरक्षित प्रकृति होती है। नेक्स्ट अपना आ जाएगा कि ये अपनी लंबाई की दिशा में अगर संकुचित होने लगती है तो फिर आपके क्या हो जाता है, विपरीत आवेशों को प्रदर्शित कर रहे हैं। और अगर ये अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में फैलने का प्रयत्न करती है तो आप समझ जाइए कि दोनों आवेश समान है और प्रतिकर्षण को दर्शा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत बल रेखा किसी समविभव पृष्ठ के सदैव क्या होती है, लंबवत होती है, और क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ के सदैव लंबवत इसी कारण से होती है। अब अपने विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो थी वो अपन ने समझ ली, विद्युत क्षेत्र जो है अपना यहाँ पर हो जाता है समाप्त। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, तो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं गाउस का नियम। और ये गाउस का नियम बहुत ही हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि गाउस के नियम को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे गाउस के नियम के बारे में, और ये गाउस का नियम क्या कहता है इसको अपन समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गाउस के नियम को समझने के लिए एक हमें पहले समझना होगा विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो पहले मैं आपको विद्युत फ्लक्स समझा देता हूं, आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन गाउस नियम दे रखा है इसलिए हमें उसको समझना जरूरी है। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, बेसिकली विद्युत फ्लक्स का मीनिंग होता है कि सपोज करिए ये अपने पास में कोई एक बंद क्या है, एरिया है। ठीक है, इस एरिया में से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्या कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा सकती है, और ये जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी वो भी कैसे, तो आपको बता दूं कि भाई इसको पूरा इसको कट करते हुए करनी चाहिए। ठीक है, यानी लंबवत होनी चाहिए। ये जैसे कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ में से कितनी लाइनें जा सकती है उस लाइनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आ गई बात? तो ये आपके क्लियर हो चुका होगा कि विद्युत फ्लक्स क्या है। विद्युत फ्लक्स का मतलब है किसी भी एक बंद पृष्ठ में से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही, या उन विद्युत क्षेत्र जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है उन विद्युत क्षेत्र संख्याओं का परिमाण ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ये विद्युत फ्लक्स एक संख्या होती है, इसलिए ये क्या होती है, अदिश राशि होती है। समझ में आ गई बात? ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और इस विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, तो विद्युत फ्लक्स होता है आपके फाई से प्रदर्शित करते हैं इसको, और फाई बराबर होता है ई डॉट एस। क्या? ई डॉट एस। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। एस क्या है, ये जिस क्षेत्र से होकर गुजर रहे हैं उस क्षेत्र का एरिया, क्षेत्रफल। समझ में आ गई बात? आपके क्लियर हो गया? तो विद्युत फ्लक्स क्या है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं का परिमाण ही क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। और विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, ई डॉट एस होता है। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी विद्युत क्षेत्र है। एस क्या है, जिस क्षेत्र में से ये गुजर रही है उसका क्षेत्रफल है। समझ में आ गई बात? ये क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो अब यहाँ पर अगर हमें किसी भी बंद पृष्ठ का हमें फ्लक्स पूछ लिया जाए तो हमें फ्लक्स के लिए क्या करना होगा, उस पृष्ठ का पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा और उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है कि सपोज करो हमारे पास में, मैं आपको एक पेज ऐड करके फिर समझाता हूँ। सपोज करिए हमारे पास में ये एरिया है। अब इसमें से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं वो जा रही है, ठीक है, ये से बाहर निकल रही है यहाँ से। तो अब बताइए कि इस क्षेत्र का एरिया मैं कैसे निकालूंगा, हैं? अरे नानी याद आएगी कि नहीं?
कैलकुलेशन कितनी ज़्यादा टफ हो जाएगी, कैलकुलस कितनी ज़्यादा यूज करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन से कैसे निकाला जाएगा, है ना। बीएससी लेवल तक में आप ऐसे क्षेत्र का एरिया निकालना सीखते हो तो आप कैसे निकालोगे, नहीं निकाल सकते। तो जब ऐसी प्रॉब्लम आने लगी तो क्या होता था कि हमारे वैज्ञानिक रिसर्च करते रहते थे। तो जब ये समस्या पहली बार उनके सामने आई तो इस समस्या के समाधान के लिए गाउस ने सोचना चालू किया। किसने? गाउस महोदय ने। और जब गाउस महोदय ने इसके बारे में सोचना चालू किया तो उन्होंने अपना एक गाउस का नियम ही दे डाला। इस नियम में क्या कहा इन्होंने इस नियम में कहा कि किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी बंद पृष्ठ के लिए जो विद्युत फ्लक्स होता है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एस का गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है। इन्होंने कहा कि इसके अंदर टोटल आवेश कितना है, मान लो क्यू आवेश है टोटल, तो उस क्यू आवेश के अंदर आप एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड कर दो, बस यही है बोले विद्युत फ्लक्स। इन्होंने क्या कह दिया कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर जितना टोटल आपका आवेश है उस आवेश के अंदर आप एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड कर दीजिए तो आपको जो चीज़ मिलेगी या जो आपको राशि मिलेगी वही राशि क्या होती है। इन्होंने कहा कि वही राशि क्या है, आपकी विद्युत फ्लक्स है। किसने कहा ऐसा हमारे जो है गाउस महोदय ने कहा था। समझ में आ गई बात, आपको क्लियर हो गई। तो गाउस के नियम की जरूरत कब पड़ी थी? गाउस के नियम की जरूरत तब पड़ी जब बंद पृष्ठ एक समान आकृति का है जिसका एरिया अपन निकाल सकते हैं, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकाल सकते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन कैसी भी आकृति के बारे में जब पूछा जाने लगा तो एक समस्या आई कि हम कभी तो उसका एरिया नहीं निकाल पा रहे, कभी उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो नहीं निकाल पा रहे। तो ऐसे केस में गाउस ने बताया कि विद्युत क्षेत्र जो है आपका बंद पृष्ठ उसमें स्थित किसी भी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबंधित कुल जो विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, उस पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश है और उसमें आप 1 में एप्सिलॉन नॉट का गुणा कर दीजिए और इन दोनों का गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा वो क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है वो किसके इक्वल होगा, विद्युत फ्लक्स के इक्वल होगा। ऐसा किसने कहा, गाउस ने कहा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा गाउस क्या है, गाउस का नियम क्या है और विद्युत फ्लक्स क्या होता है। अब पढ़ते हैं अपन विद्युत फ्लक्स के गाउस के नियम के बारे में। तो गाउस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबंधित कुल फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश एवं 1 एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के समान होता है। तो ये जो पूरी लाइन है वो यही लिखी हुई है कि फाई बराबर होता क्या है, समीशन ऑफ क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। ऐसा किसने कहा, तो ऐसा हमारे को कहा था किसने भाई, अरे बताइए ऐसा किसने कहा, ऐसा कहा था गाउस महोदय ने। समझ में आ गई बात, ये चीज़ आपको जल्दी से याद कर लेनी है, ठीक है। और ये जो फाई बराबर लिखा हुआ है कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ये किसने बताया था, तो ये पहले फ्लक्स के बारे में कहा गया था कि फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट एस होता है। तो ये भी आप जरूर याद रखें। और विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करवा दूंगा जिससे कि आपको ये भी पता चल जाए कि अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। बाकी अपने को ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करना है, अपने को ज़्यादा फोकस करना है गाउस के नियम पर। गाउस का नियम क्या कहता है कि फाई बराबर होता है समीशन ऑफ क्यू, यानी कि कुल बंद पृष्ठ जो है उसके अंदर आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट, और ये बराबर किसका होता है, तो ये भी इसके इक्वल ही होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर अगर कोई अलग मीडियम हो अपने पास में, क्या हो, अलग से माध्यम कोई आ जाए तो अपन क्या करेंगे भाई। जरूरी तो नहीं है कि परावैद्युतांक जो है वो चेंज होगा ना, अरे होगा कि नहीं होगा। तो अगर परावैद्युतांक चेंज होता है तो आप क्या करोगे, तो सीधी सी बात है इस एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखोगे भाई, बताया था ना एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई मीडियम के अंदर अगर पूछे तो क्या लिखेंगे, समीशन ऑफ क्यू डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। समझ में आ गई बात, यानी कि आपके पास जो फ्लक्स आ रहा था वो तो आएगा ही,
उस फ्लक्स के अंदर आप क्या कर दोगे, उस फ्लक्स के अंदर केवल और केवल एक चीज़ और कर दोगे कि जो एप्सिलॉन नॉट है उसके साथ गुणा कर दोगे, किसका, एप्सिलॉन आर का गुणा कर दोगे। समझ में आ गई बात आप लोगों के। तो किसी भी मीडियम में भी आप जो है, एक मिनट दोस्तों, ये थोड़ा सा सिस्टम बिगड़ गया, सेट हो गया सब, हाँ। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो किसी मीडियम में भी अगर आपसे पूछा जाए तब भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, और इससे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको डरना नहीं है, आपको आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपको पहले एक इस फॉर्मूला पर बेस्ड यानी E.ds पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ भाई कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। तो आप क्वेश्चन लिखेंगे पहला कि विद्युत क्षेत्र अपने को दे रखा है, ठीक है। मैं पूरी भाषा नहीं लिखवा रहा हूँ। विद्युत क्षेत्र E बराबर 200 I कैप प्लस 400 J कैप वोल्ट मीटर इनवर्स, ठीक है। इसको न्यूटन मीटर भी कहते हैं, आपको पता ही होगा, और वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं। ये है अपना विद्युत क्षेत्र, और क्षेत्रफल सदिश यानी एरिया वेक्टर कितना दे रखा है, तो एरिया वेक्टर अपने को दे रखा है 5 × 10⁻³ J कैप मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र और अपने पास में क्या है, उसका क्षेत्रफल है, ये दोनों दे रखे हैं। तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो फाई बराबर हो जाएगा E वेक्टर डॉट S वेक्टर, ठीक है। E क्या है, तो E हो जाएगा 200 I कैप प्लस 400 J कैप, डॉट हो जाएगा 5 × 10⁻³ J कैप के साथ में। आपको पता होगा कि I.J करेंगे तो 0 होता है, क्योंकि केवल और केवल I.I 1 होता है, J.J 1 होता है, K.K 1 होता है। मतलब सेम का जब गुणा करते हैं तब तो आता है 1, इसके अलावा किसी का भी करोगे तो आएगा 0। तो I.J करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना, और J.J करेंगे तो यानी ये हो जाएगा 400 × 5 × 10⁻³ और ये कितना हो जाएगा 2000 × 10⁻³ तो ये हो जाएगा कितना 2 × 10⁻³ × 10⁻³ ये और ये तो टाई फिश। फाई बराबर कितना आ गया 2। अब फाई की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, तो E.S यानी कि वोल्ट मीटर। समझ में आ गई बात। तो फाई की वैल्यू क्या आ गई 2 वोल्ट मीटर आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है बात, समझ में आ गई। और भी कई छोटे छोटे इस टाइप के क्वेश्चन जो बनेंगे वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। चलिए तो अब बढ़ते हैं अपन आगे। तो दोस्तों अब आप लोगों को आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। और आज आप लोगों ने जो सीखा है कि एक तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो विशेषताएं गुण धर्म उनके बारे में 8 पॉइंट सीखे, वो जरूर याद रखिएगा। और गाउस का नियम अपन ने सीखा कि आपका गाउस नियम है क्या, गाउस नियम क्यों आया है और विद्युत फ्लक्स होता क्या है, ठीक है। अब इस गाउस के नियम में भी जो आगे आपको टोटल आवेश कितना लेना है, इसमें कुछ कंडीशन है, उन सभी को मैं अगली क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं आधे घंटे से ज़्यादा लंबी क्लासें नहीं रख रहा हूं ताकि आप लोगों को क्या हो कि भाई समझ में आ जाए चीज़ें। अब ऐसा नहीं है कि मैं लंबी लंबी मैराथन लगा करके ना आपको बस पागलों की तरह बता दूं कि हाँ लो हो गया। अरे उससे कुछ नहीं होगा, फिर समझ में आई बात। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से क्लासेस दी जाए और प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हुए टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चंस भी करवाए जाए ताकि आप लोगों को अच्छी तैयारी करवाई जाए। फ्री का मतलब ये नहीं कि कुछ भी पढ़ा के पागल बनाया जाए, नहीं दोस्तों, ठीक है। तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।